हेलो इंजीनियर्स। तो आज हम लोग देखेंगे बैंकर्स एल्गोरिदम के बारे में। बैंकर्स एल्गोरिदम क्या है? तो ये डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है। ठीक है। डेडलॉक अवॉइडेंस मतलब ये कैसे डेडलॉक को अवॉइड करता है। तो ये पहले ही हम लोग से ले लेता है इंफॉर्मेशन कि हमारे पास रिसोर्सेज कितनी है, कौन कौन से रिसोर्स है, कौन सा प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स चाहिए और कितना मैक्सिमम उनका नीड है, कितना अवेलेबल है। ये सब कुछ ये पहले से रिटेन कर लेता है, पहले से हम लोग से ले लेता है। उसके बाद ये इस तरह से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है कि हमारा डेडलॉक जो हो वो अवॉइड हो जाए। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि बैंकर्स एल्गोरिदम क्या होता है। तो बैंकर्स एल्गोरिदम एक डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिदम है जो कि यूज़ किया जाता है डेडलॉक डिटेक्शन में, कि डेडलॉक आएगा या नहीं आएगा। इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बैंकर्स एल्गोरिदम। तो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, उससे हम लोग को सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें रिसोर्सेज हमारे ए के 10 ABC 3 रिसोर्सेज हैं, जिसमें रिसोर्स ए का 10 इंस्टेंस है, मतलब कि ए को 10 बार यूज़ किया जा सकता है। फिर रिसोर्स बी का 5 इंस्टेंस है और रिसोर्स सी का हमारा 7 इंस्टेंस है। और इन तीनों रिसोर्स को यूटिलाइज़ करने के लिए हमारे पास P1 to P5 5 प्रोसेसेस हैं। ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहला इसमें काम करते हैं कि हम लोग देखते हैं कितना रिसोर्स एलोकेट हो चुका है। तो एलोकेशन में वो चीज़ हमें दी होती है कि कितना रिसोर्स एलोकेट हो चुका है ABC का P1 to P5। तो हम लोग देखते हैं कि ए का रिसोर्स टोटल 2 P2 को हुआ है, 3 P3 को हुआ है, 2 P4 को हुआ है। तो टोटल 7 हो चुका है हमारा यूटिलाइज, मतलब क्या एलोकेट हो चुका है। बी का देखते हैं, बी का एक हुआ है P1 को और एक हुआ है P4 को, तो बी का 2 ही रिसोर्स एलोकेट हुआ है। सी का हम लोग देखते हैं, 2 हुआ है P3 को, एक हुआ है P4 को, 2 हुआ है P5 को। सी का 5 रिसोर्स एलोकेट हो चुका है। उसके बाद हमारा है मैक्सिमम नीड। मैक्सिमम नीड क्या कि ए को P1 को मैक्सिमम ए का कितना रिसोर्स चाहिए, P2 को मैक्सिमम ए का कितना रिसोर्स चाहिए, ये सब मैक्सिमम नीड में आते हैं। और हमारा अवेलेबल मतलब कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, और रिमेनिंग नीड की हमें मैक्सिमम नीड में से एलोकेशन हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा रिमेनिंग नीड मिल जाएगा। मतलब कि मैक्सिमम 7 चाहिए था, लेकिन हम लोग को एलोकेट अभी 0 ही हुआ है, मतलब अभी भी हमारा रिमेनिंग नीड कितना है, 7 ही है। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने टोटल एलोकेशन निकाल लिया है, तो 7 2 5 आया है हमारा। उसके बाद हमारा ए के पास 10 था, 10 इंस्टेंसेस थे, जिसमें से 7 जो है वो एलोकेट हो चुका है। तो ए के कितने इंस्टेंसेस बचे, 3 इंस्टेंसेस बचे, तो अवेलेबल में 3 लिखा गया। उसके बाद बी का हमारा टोटल 5 इंस्टेंसेस थे, जिसमें से 2 इंस्टेंसेस को हम लोग एलोकेट कर चुके हैं। तो बस बी के कितने बचे, 3 इंस्टेंसेस बचे। सी का हमारा 7 इंस्टेंसेस था, जिसमें से हमारा 5 जो है एलोकेट हो चुका है, तो बचा कितना, 2 बचा। तो ये हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है। तो अब हम लोग रिमेनिंग नीड निकालेंगे कि P1 का कितना नीड बाकी है, P2 का कितना नीड बाकी है, और रिसोर्स तो हमारे पास ये है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एलोकेट कर देंगे। चलिए यहाँ क्वेश्चन में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा निकालेंगे हम लोग P1 का रिमेनिंग नीड। मैक्सिमम नीड P1 का क्या था, ए के लिए। तो मैक्सिमम नीड P1 का ए के लिए 7 है, और उसको एलोकेट कितना हुआ है, 0 हुआ है। तो 7 माइनस 0, हमारे पास 7 रिमेनिंग नीड है ए के लिए P1 का। बी के लिए इसका मैक्सिमम नीड 5 था, एलोकेट 1 हुआ है, मतलब 5 इसको चाहिए था, इसको 1 ही मिला है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिमेनिंग नीड कितना हो गया, 5 माइनस 1 4 हो गया। सी के लिए इसको मैक्सिमम नीड इसकी 3 थी, इसको 1 भी नहीं मिला, तो हमारे पास रिमेनिंग नीड कितने हो गए, 3 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे P2 के लिए। P2 के लिए ए की मैक्सिमम नीड 3 थी, इसको मिला 2, बचे कितने, 1। मैक्सिमम नीड 2 थी बी के लिए P2 की, इसको मिला 0, तो 2। मैक्सिमम नीड सी की 2 थी हमारे P2 को, मिला कितना, 0, तो फिर 2। इसी तरह से हम लोग बाकी सबके लिख लेंगे। तो 9 माइनस 3 6, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा P4 4 माइनस 2 2, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1। नेक्स्ट है हमारा P5 5 माइनस 0 5, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 2 1। तो टोटल हमारा P1 to P5 को इतने रिसोर्सेज और चाहिए। ए के P1 को 7 चाहिए, बी का 4 चाहिए, सी का 3 चाहिए, और हमारे पास अवेलेबल क्या है, 3 3 2, ए का 3, बी का 3, सी का 2। तो हम लोग देखेंगे कि इस रिसोर्स को हम लोग किसको एलोकेट कर सकते हैं।
तो हम लोग हमेशा टॉप टू डाउन जाएंगे और फिर हमेशा टॉप टू डाउन ही जाएंगे, ये वापस से इसको जा करके नहीं देख लेंगे। अगर हम लोग मान लो कि इसको एलोकेट कर दिए ये वाला रिसोर्स, उसके बाद हमारे पास जो रिसोर्स अवेलेबल हुआ वो इसको एलोकेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको वापस नहीं जाएंगे, ऊपर से नीचे पहले पूरे ख़त्म कर लेंगे, जब खत्म हो जाएगा तो फिर ऊपर से नीचे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 3 2, तो पहले को हम लोग एलोकेट कर नहीं चल सकते क्योंकि इसको ए का 7 चाहिए, हमारे पास ए का 3 है। सेकेंड देखेंगे 1 2 2, क्या 1 2 2 को एलोकेट कर सकते हैं? तो हाँ, 3 3 2 अवेलेबल है, इसको 1 2 2 चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट होगा, मतलब P2 को रिसोर्सेज दे देंगे। तो P2 को जब हम लोगों ने रिसोर्सेज दे दिया तो P2 फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया। तो P2 को पहले से जो एलोकेटेड था वो भी रिसोर्स ये अपना फ्री कर देगा। तो P2 को पहले से A का 2 एलोकेटेड था, B का कौन सा एलोकेटेड था? 0, C का भी 0, B का 0 और C का भी 0 एलोकेटेड था। तो इस रिसोर्सेज को ये फ्री कर देगा। तो अब हमारे पास टोटल कितने रिसोर्सेज हो गए? A का पहले से 3 था और P2 जो है वो 2 और इसको दे दिया, तो A का अब 5 हो गया, P2 0 0 दिया B C का। अब हमारे पास है 5 3 2, क्या 5 3 2 से 6 0 0 एलोकेट हो सकता है? नहीं। 2 1 1 हो सकता है, तो हाँ 2 1 1 हो सकता है। तो अब P2 के बाद हमारा P4 होगा, P4 अपना फुल्ली एग्जीक्यूशन करेगा। तो P4 के पास हमारा A का कितना रिसोर्सेज था? तो 2 1 1, P4 के पास था A का 2, B का 1, C का 1, और हमारे पास अभी अवेलेबल कितना था? 5 3 2, 5 3 2, ये हमारे पास अवेलेबल है। इसको यूटिलाइज करके P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया। तो जब P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करे वो रिसोर्सेज को छोड़ देगा, तो रिसोर्सेज इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इसमें 2 1 1 ऐड हो जाएंगे। तो अब A का हमारे पास 7 बच गया, 3 का 4 बच गया, और A का 7, B का 4 और C का 3। तो अब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे 7 4 3, और हमारा 2 प्रोसेस फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि अब 7 4 3 से हम लोग का ये आराम से एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब इसके पास A का 7 है, B का 4 है, C का 3 है, इसको A का 5 ही चाहिए, B का 3 ही चाहिए और C का 1 ही चाहिए। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे प्रोसेस P5 को। उसके बाद हमारा P5 एग्जीक्यूट होगा। P5 के पास कौन कौन से रिसोर्सेज है? P5 के पास है 0 0 2, 0 0 2। अब 0 0 2 7 4 3 में ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 4 5। चलो 7 4 5, अब हमारे पास रिमेनिंग रिसोर्सेज आ गए। 7 4 5 क्या 7 4 3 को P1 की नीड को पूरा कर सकता है? हाँ, हमारे पास जो अवेलेबल है वो रिमेनिंग जो है P1 का नीड उसको कंप्लीट कर सकता है। तो अब हमारा P1 एग्जीक्यूट होगा। P1 हमारा कौन कौन सा रिसोर्स लिए हुआ था? तो P1 0 1 0 लिए हुआ था, 0 1 0। तो 7 4 5 हमारे पास अवेलेबल था, जिसमें से P1 जो है फुल्ली एग्जीक्यूट होने के बाद इसको और वो कर दिया, फ्री कर दिया। तो अब हमारे पास आ गया 7 5 5 रिसोर्सेज। अब 7 5 5 हमारे पास रिसोर्सेज आ गए। तो क्या 7 5 5 जो है हमारा रिमेनिंग कौन सा है? 6 0 0, P3 जो है हमारा रिमेनिंग है, तो इसको फुलफिल कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है। P3 को जब हम लोग 6 0 0 था तो इसको 7 5 5 दिया रिसोर्स और ये फुल्ली एग्जीक्यूट हो गया। तो अब P3 कौन कौन सा लिए हुआ था रिसोर्स? पहले से उसको एलोकेटेड था। P3 को 3 0 2 पहले से एलोकेटेड था, ये 6 0 0 नहीं, 3 0 2 रिसोर्सेज P3 को पहले से एलोकेटेड थे। तो अब हमारे पास पहले 7 5 5 था, उसमें 3 0 2 ऐड हो गया। तो A का हमारा 10 हो गया, ये A का हुआ। B का हमारा 5 और C का 7, B का 5 C का 7। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में जो रिसोर्सेज लिए थे A 10 ही था, B 5 था, C 7 था, और जब हमारा पांचों प्रोसेस फुल्ली एग्जीक्यूट हो चुका है तो हमारे पास लास्ट में अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हो गए? A का 10, B का 5, C का 7। मतलब क्या इस कंडीशन में हम लोग को डेडलॉक नहीं आया और इसमें पांचों प्रोसेस फुल्ली एग्जीक्यूट हो गए। तो ये था हमारा बैंकर्स एल्गोरिथम। अगर आप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।